हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संकल्प सौरभ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज शुरू कर रहे हैं जिला सीरीज उत्तराखंड के 13 जिलों को पढ़ने की प्रक्रिया और इसी कड़ी में आज पहला जिला राजधानी देहरादून से शुरुआत कर रहे हैं। देहरादून में कई सारे विभाग, संगठन, आयोग है, इन सभी के मुख्यालय देहरादून में स्थित हैं। इसलिए पहला जिला हमने देहरादून लिया है और यहाँ से हम 13 जिलों को पढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ आपका लगभग 75 से और 80% तक उत्तराखंड जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए होने वाली है आगामी सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए। तो शुरू करते हैं हर हर महादेव बोल करके। राज्य का पहला जिला देहरादून। देहरादून के अंदर सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पढ़ना शुरू करते हैं परिचय। राज्य के अंदर जो आने वाला अपना पहला जिला है, जिस जिले को हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, देहरादून का परिचय। और परिचय में हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे देहरादून की सीमाएं। किस किस क्षेत्र से देहरादून की सीमाएं लगती है, कौन कौन जिलों से लगती है, किस किस से लगती है। उसके लिए यहाँ थोड़ा सा हम एक दिशा सूचक बना देंगे जिससे अच्छी जानकारी हमें हो जाए। ये पूरब दिशा को दर्शाता है, ये पश्चिम को, ये उत्तर दिशा को दर्शाता है और ये दक्षिण दिशा को। कुछ लोगों के लिए अंग्रेजी में ईस्ट, पश्चिम को वेस्ट, उत्तर को नॉर्थ और दक्षिण को साउथ कहते हैं। इस हिसाब से पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले देहरादून जिले की सीमाएं। जब हम बात सीमाओं की करेंगे तो यहाँ मेरे पास देहरादून जिले का एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस जगह अगर हम देखें, देहरादून के पूरब की साइड को अगर हम देखें या फिर दक्षिण पूरब के हिस्से की अगर हम बात करें तो उस हिस्से में हमारे पास एक जिला पड़ता है पौड़ी गढ़वाल। यहाँ पर पूरब हिस्से में हमारे पास जिला आता है पौड़ी गढ़वाल। देहरादून के ठीक सामने जो जिला आता है राज्य का वो है टिहरी। देहरादून के थोड़ा सा उत्तर और उत्तर पूरब वाले हिस्से के अंदर जो जिला आ जाता है वो जिला है हमारा उत्तरकाशी। देहरादून के उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम या पश्चिम के क्षेत्र में जो राज्य आ जाता है वो है हिमाचल प्रदेश। लगभग यहाँ तक, यहाँ से शुरू होकर के, और इसके बाद देहरादून का पश्चिमी क्षेत्र जो है वो लगता है उत्तर प्रदेश से, और ये देहरादून का दक्षिणी क्षेत्र लग जाता है हरिद्वार से। अच्छा, यहाँ से हमें ये तो हुआ देहरादून की सीमाओं की जानकारी। देखो बड़ा सिंपल है, देहरादून की सीमाएं कितने जिलों से लगती है तो 4 जिलों से। कौन कौन से 4 जिले हो जाएंगे? हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी। बड़ा सिंपल। कितने राज्यों से लगती है तो 2 राज्यों से, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। इनके जिले भी हमें पता होने चाहिए कौन कौन से जिले लगते हैं। तो एक तो हिमाचल प्रदेश का जिला जो देहरादून के साथ सीमा बनाता है वो है सिरमौर, और एक जिला जो देहरादून के साथ हिमाचल का सीमा बनाता है वो है शिमला। तो हिमाचल प्रदेश के 2 जिले देहरादून से लगते हैं, सिरमौर और शिमला। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है सहारनपुर जिला, और सहारनपुर जिला सीमा बनाता है अपने पास देहरादून से। ये तो हुई बात सीमाओं की। अब इस ग्रीन कलर के एरिया में फैले देहरादून जिले की बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें, तो ये जो देहरादून जिला है हमारा, इसका टोटल एरिया या फिर इसका मैं क्षेत्रफल की अगर बात करूं तो ये 3088 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3088 किलोमीटर स्क्वायर देहरादून का टोटल एरिया है। ये सामान्य बातें हैं परिचय में, शुरुआत जहां से हम कर रहे हैं। बड़ा सिंपल है, अभी तक बहुत महत्वपूर्ण कुछ नहीं बताया। सीमाएं बताई हैं। सीमाएं 4 जिलों से लगती है, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी। 2 राज्यों से लगती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के भी 2 जिलों से लगती है, सिरमौर और शिमला। उत्तर प्रदेश के एक जिले से लगती है, वो है सहारनपुर। और अभी मैंने बताया कि एरिया है 3088 किलोमीटर स्क्वायर। आगे चलें अगर इस प्रक्रिया के अंदर, तो सामान्य परिचय में एक तो ये तो बात हमारी समझ में आ गई कि ये सारी चीज़ें देहरादून के साथ साथ हमारे पास आ जाती है। अब बात करते हैं देहरादून के अंतर्गत इसके नामकरण पे। जैसा कि आपको जिले का नाम दिख रहा होगा देहरादून, देहरादून जो शब्द है
ये अपने आप में दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक शब्द है देहरा और दूसरा शब्द है दून। तो देहरा शब्द पर पहले बात कर लेते हैं या फिर इसके प्राचीन नाम को समझ लेते हैं। पौराणिक काल के अनुसार इतिहास में अगर हम थोड़ा सा जाएं या पौराणिक काल पुराणों के समय की बात करें तो एक नाम हमें देहरादून का प्रचलित मिलता है। पौराणिक काल में देहरादून को द्रोण नगरी कहा गया है। द्रोण नगरी कहा गया है। ये द्रोण नगरी देहरादून का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो कुछ लोग कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने देहरादून के टपकेश्वर मंदिर वाले स्थान पर तप किया था और द्रोणाचार्य की तपस्थली होने के कारण ये भूमि द्रोण नगरी कहलाई। कुछ लोगों का यहां तक मानना है कि द्रोणाचार्य के शिष्य अश्वत्थामा आज भी देहरादून के अलग अलग क्षेत्रों पर दिखाई देते हैं। ये धार्मिक मान्यताएं हो गई। द्रोणाचार्य के नाम पर, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इस जगह का नाम द्रोण नगरी पड़ा। उन्होंने टपकेश्वर मंदिर वाले क्षेत्र में तपस्या की थी। दूसरा, इस जगह के नाम के पीछे जो आज हमें शब्द दिख रहा है देहरा शब्द, इस देहरा शब्द के संबंध में कई अवधारणाएं हैं, कई सारे मत हैं, जिनमें सबसे प्रचलित मत ये है कि 1676 में 1676 में गढ़वाल के राजा जब फतेहपति शाह थे तो तब देहरादून अंदर आगमन हुआ था गुरु राम राय का, जो कि सिखों के एक गुरु थे। गुरु राम राय देहरादून आए 1676 में, 1676 में। गढ़वाल के राजा फतेहपति शाह ने उनका सम्मान किया, उनका स्वागत किया और उनको देहरादून के अंदर 3 गांव दान में दे दिए, जिनमें राजपुर, खुड़बुड़ा और चामासारी, ये तीनों गांव दान में दे दिए। तो गुरु राम राय जी ने देहरादून के खुड़बुड़ा नामक स्थान पर, जो आज देहरादून का खुड़बुड़ा मोहल्ला है, उसी खुड़बुड़ा नामक स्थान पर डेरा डाला और उनके यहाँ डेरा डालने के कारण इस जगह का नाम हुआ डेरादून। और यही डेरादून कालांतर में आगे चल करके कहलाया देहरादून। डेरादून का अपभ्रंश हुआ और ये हो गया अपना देहरादून। इसी कड़ी को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं नामकरण की, तो कुछ देहरादून के संबंध में देहरा शब्द तो हमें पता चला क्या हुआ, ये आया कहाँ से। मैंने कहा 1676 में 1676 के अंदर सिखों के गुरु राम राय का देहरादून आगमन हुआ और गुरु राम राय जब देहरादून आए तो उन्हें गढ़वाल के तत्कालीन शासक फतेहपति शाह ने खुड़बुड़ा, चामासारी और राजपुर गांव दान में दिए। उन्होंने खुड़बुड़ा में डेरा डाला, नाम पड़ गया डेरा डालने के कारण डेरादून। यही डेरादून आगे चल करके हो गया देहरादून। अब बात करते हैं कुछ और चीजों पर। यदि अगर हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाएं तो एक शब्द मिलता है देहरादून के नाम में, ये जो दून लगा है, इस दून का मतलब क्या है? तो थोड़ा सा दून को समझते हुए चलेंगे। जैसे हमारे पास, हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है। उत्तराखंड हिमालय में बसा हुआ एक राज्य है और हिमालय का वर्गीकरण हम लोग कैसे करते हैं तो इसको थोड़ा समझते हुए चलेंगे। हिमालय की सबसे ऊपरी जो चोटी है, सबसे ऊपरी चोटी जो हिमालय की है, इस हिमालय की सबसे ऊपरी चोटी को हम लोग नाम देते हैं ट्रांस हिमालय। इसको हम लोग नाम दे देते हैं ट्रांस हिमालय, जो हिमालय की सबसे ऊपरी चोटी है, या इसको पार हिमालय भी कह देते हैं हिंदी के अंतर्गत, है ना। अंग्रेजी में इसको ट्रांस हिमालय या पार हिमालय कुछ भी कह लो आप। ट्रांस हिमालय के बाद एक हिमालय की श्रेणी आती है जिसमें सबसे ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां इसी हिमालय में हैं, इसलिए इस हिमालय को ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है। ग्रेट हिमालय हम इसको कह देते हैं। ग्रेट हिमालय के बाद अगर थोड़ा नीचे आए तो इसकी एक पर्वत श्रेणी हमको मिलती है जो बीच में होने के कारण मिड हिमालय कहलाती है, या मध्य हिमालय हम इसको कह देते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस से नीचे आए बृहत हिमालय, बाह्य हिमालय या ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय से थोड़ा सा नीचे आए तो फिर आ गया मिड हिमालय, और मिड हिमालय से हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारे पास पर्वत चोटी आएगी शिवालिक। शिवालिक हिमालय की सबसे निचली पर्वत चोटी है, जिस कारण इसे हिमालय का चरण भी कहा जाता है। राज्य हमारा उत्तराखंड
इसी हिमालय में आने वाला हिमालयी राज्य है। जैसा आप लोग जानते होंगे कि उत्तराखंड मध्य हिमालय के अंदर आने वाला राज्य है, इसलिए राज्य के जिलों का अगर हम लोग ऊपर से विन्यास देखें तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये जो 3 जिले हैं ये सबसे टॉप वाले ट्रांस हिमालय में आ जाते हैं। फिर उससे नीचे ग्रेट, फिर मध्य और फिर शिवालिक। हम अगर दून शब्द की बात यहां पर करें कि दून हम कहते किसको हैं, उससे पहले एक चीज समझनी होगी कि जब 2 पर्वत श्रेणियों की बात हम करेंगे तो कहीं बार क्या होगा, इन पर्वत श्रेणियों के बीच का ये जो गैप है वो बहुत कम होगा। 2 पर्वत चोटियों के बीच ये गैप बहुत कम होगा। इस तरीके से 2 पर्वत चोटियां होंगी तो उनके बीच ये गैप कम होगा। जब गैप कम हो, यानी केवल इतना गैप हो कि इधर उधर जाने के लिए एक रोड या रास्ता हो, तो उसको हम लोग कहते हैं दर्रा। इसको हम लोग दर्रा कह देते हैं, इंग्लिश में इसे पास कहा जाता है। लेकिन जब 2 पर्वतों के बीच में इतना गैप हो कि वहां एक गांव, एक कस्बा, एक शहर या एक कुनबा आकर के बस सकता है, तो उसे दर्रा न कह करके घाटी कहा जाता है। और यहां आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शिवालिक हिमालय की जो घाटियां होती हैं, इस शिवालिक में ये जो घाटियां आपको दिखाई दे रही हैं, इस शिवालिक की घाटियों को हम लोग नाम देते हैं दून। शिवालिक की घाटियों का नाम है दून। तो दून शब्द का सीधा सा मतलब हुआ वैली लोकेटेड इन शिवालिक हिल्स इज ऑल्सो नोन एज अ दून। जो घाटी शिवालिक की श्रेणियों में बनी हुई हो उसको हम लोग दून कहते हैं। और यहीं से निकल करके आया है देहरादून के नाम में दून शब्द, क्योंकि देहरादून भी शिवालिक हिमालय की एक घाटी ही है। अगर नाम की बात करें तो यहां दोनों नाम क्लियर हो गए, देहरा शब्द कहां से आया और दून शब्द कहां से आया। इस प्रकार नाम पड़ा है जिले का देहरादून। देहरादून नाम के अलावा कुछ इसके ऐतिहासिक तथ्यों से नाम हमें मिलते हैं। मैंने कहा एक तो इसका नाम हमने पढ़ा द्रोण नगरी, द्रोण नगरी। एक नाम मैंने कहा कि भाई देहरादून भी हुआ, क्योंकि गुरु राम राय ने डेरा डाला तो इसलिए देहरादून भी हुआ। एक नाम मैंने कहा कि आज के समय प्रचलित है देहरादून। एक नाम देहरादून के अंतर्गत हमें मिलता है पृथ्वीपुर। राजा पृथ्वीपति शाह जो गढ़वाल के राजा थे, उनके नाम पर इस जगह का नाम पड़ा पृथ्वीपुर। कुछ इतिहास की किताबों में इस जगह को शिवपुरी भी लिखा गया है। जैसा कि देहरादून में एक क्षेत्र है नालागढ़, तो कभी इसे नालागढ़ के नाम से भी जाना जाता था। ये सब देहरादून के नाम हैं जो आपको ध्यान रख लेने हैं। ये तो हुई देहरादून के परिचय से संबंधित छोटी सी बातें जो हमें पता होनी चाहिए कि क्या है देहरादून का परिचय और वास्तव में देहरादून जिला हमारा जो है वो कैसे नाम इसका आया या कैसे इसकी सीमाएं अस्तित्व में आई। ऊपर मैंने आपको बताया था कि देहरादून का क्षेत्रफल है 3088 किलोमीटर स्क्वायर और इस प्रकार राज्य के 13 जिलों में ये 8वां नंबर का सबसे बड़ा जिला है। तो कितने नंबर पर आता है क्षेत्रफल के अनुसार? 8वें नंबर पर आता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब आ जाते हैं देहरादून के इतिहास पर। थोड़ा सा इसके इतिहास से समझने की कोशिश करते हैं। सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, इतिहास को, भूगोल को, यहाँ स्थित महत्वपूर्ण स्थानों को, यहाँ से आने वाले सभी परीक्षा उपयोगी तथ्यों को। तो सबसे पहले इतिहास से बात शुरू करते हैं। देहरादून की जानकारी के संबंध में सबसे पहला उल्लेख हमारे पास जहाँ से आता है तो वो है अपने पास सहणपाल का अभिलेख। राजा सहणपाल का एक अभिलेख मिला है हमें, जिसे हम लोग कहते हैं बोध गया शिलालेख। ये जो अभिलेख है बोध गया शिलालेख के नाम से जाना जाता है। इस बोध गया शिलालेख की अगर मैं बात करूं तो ये गया आपको पता है बिहार के अंदर है, जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया। वहां से राजा सहणपाल का एक अभिलेख मिला है हमें, जिसका नाम हमने दिया है बोध गया शिलालेख। इस शिलालेख के बारे में आपको ध्यान रख लेना है कि जब हम इस शिलालेख की बात करते हैं तो इसमें एक नाम आया है, नाम आया है सपाद लक्ष्य, नाम आया है सपाद लक्ष्य। तो आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है कहीं बार कि बोध गया शिलालेख के अंदर
देहरादून जिले के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? देहरादून स्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो देहरादून के लिए सपाद लक्ष्य का प्रयोग किया गया है। जबकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस बोध गया शिलालेख में उत्तराखंड को खसदेश कहा गया है और कहा गया है कि खसदेश के राजा अशोक चल या अशोका देव वगैरह ये नाम हमको यहाँ मिलता है। तो इतिहास के संबंध में सबसे पहला उल्लेख देहरादून का कहाँ से मिलता है? तो वो बोध गया शिलालेख से मिलता है, जहां देहरादून का नाम सपाद लक्ष्य लिखा गया है। सीधा प्रश्न होगा कि देहरादून का नाम सपाद लक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो बोध गया शिलालेख से मिलता है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आपको पता होगा कि मध्यवर्ती काल में पंवार राजाओं के समय, शाहजहां और औरंगजेब के समय से क्रमशः उत्तराखंड पर 3 आक्रमण हुए। उनमें से एक आक्रमण 1654 ईस्वी का जो था, ये आक्रमण करता है खलीतुल्लाह खां, और संबंधित आक्रमण क्योंकि देहरादून से संबंधित है, खलीतुल्लाह खां का जो आक्रमण है वो देहरादून पर था। तो देहरादून पर होने वाला पहला आक्रमण मुगलों का था जो 1654 में किया गया था। इतिहास के अंदर आपको ये पता होना चाहिए। ये देहरादून पर होने वाला प्रथम आक्रमण है जिसकी जानकारी हमें इतिहास में मिलती है। अब अगर हम इन्हीं आक्रमणों के सिलसिले को आगे देखें कि देहरादून पर किस किस का आक्रमण हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई, तो जानकारी मिलती है कि 1654 में जब मुगलों ने आक्रमण किया, खलीतुल्लाह खां ने आक्रमण किया, तो ये अभियान गढ़वाल पर भेजने वाला मुगल शासक था शाहजहां। क्योंकि अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो शाहजहां का शासनकाल लगभग 1628 ईस्वी से लेकर के और 1657-58 ईस्वी तक, मैं 1658 लिख देता हूं, 1658 ईस्वी तक शाहजहां का शासनकाल है। और आक्रमण मुगलों का कब हो रहा है देहरादून पर? 1654 में। इसका मतलब यह अभियान भेजने वाला राजा कौन था? शाहजहां था। शाहजहां के आक्रमण के बाद, यानी शाहजहां के सेनापति खलीतुल्लाह खां के आक्रमण के बाद अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो ये जानकारी मिलती है कि 1772 के अंदर 1772 में गुज्जरों के एक दल ने देहरादून पर आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन आएगा कि गुज्जरों का आक्रमण देहरादून पर किस वर्ष हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है कि गुज्जरों का आक्रमण देहरादून पर 1772 के अंतर्गत हुआ था। 1772 के अंदर गुज्जरों ने देहरादून पर आक्रमण कर दिया था। फिर जानकारी मिलती है देहरादून के इन्हीं अभियानों के संबंध में कि देहरादून पर होने वाला जो अगला आक्रमण था वो 1783 ईस्वी के अंदर हुआ, 1783 में। 1783 में देहरादून पर आक्रमण करते हैं बघेल सिंह, और बघेल सिंह एक सिख नेता था। यानी देहरादून पर हमने मुगलों का आक्रमण देखा, देहरादून पर हमने गुज्जरों का आक्रमण देखा, और 1783 में देहरादून पर सिखों ने भी आक्रमण कर दिया। जिस व्यक्ति के नेतृत्व में किया वो थे बघेल सिंह। बघेल सिंह के नेतृत्व में देहरादून पर आक्रमण हो गया 1783 में। इसी सिलसिले में आगे चलें तो एक जानकारी ये भी मिलती है कि 1786 के आसपास 1786 में देहरादून पर आक्रमण हुआ नजीब उद दौला का। और ये नजीब उद दौला कौन था? तो ऐसी जानकारी मिलती है कि ये एक रोहिला सरदार था। बरेली के आसपास के क्षेत्र को रोहिलखंड कहा जाता था और वहां का ये सरदार था रोहिला सरदार नजीब उद दौला, जिसने देहरादून पर 1786 के अंतर्गत आक्रमण किया। अगर इसी आक्रमण के सिलसिले में आगे बढ़ें तो अगली जानकारी मिलती है कि देहरादून पर अगला आक्रमण वर्ष 1786 के अंदर हुआ था। 1786 में आक्रमण हुआ था रोहिलाओं का, और इसके बाद अगला आक्रमण हुआ था 1804 में। जैसा आप सभी को विदित होगा कि 1804 में गोरखाओं ने संपूर्ण गढ़वाल पर अभियान चलाया, और इसी समय गोरखाओं का युद्ध हुआ गढ़वाल के प्रमुख शासक राजा प्रद्युम्न शाह से। तो गोरखाओं का आक्रमण किस वर्ष हुआ? 1804 में। 1804 में देहरादून के अंदर गोरखाओं
और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच। राजा प्रद्युम्न शाह जो कि गढ़वाल के शासक थे और गोरखा जो कि नेपाल मूल के थे, 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं और 1804 में 1 सितंबर 1803 को गढ़वाल में आई भूकंप और 1804 की बाढ़ का फायदा उठा करके आक्रमण कर देते हैं गोरखा गढ़वाल पर। उस समय गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह थे। तो प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच एक युद्ध होता है, खुड़बुड़ा का युद्ध। एक युद्ध होता है खुड़बुड़ा का युद्ध। और ये खुड़बुड़ा का युद्ध कुछ लोग कहते हैं कि 26 जून 1804 को हुआ, कुछ लोग कहते हैं 14 मई 1804 को हुआ। हमारे इतिहास में तिथियों की थोड़ी सी जानकारी आपको ऐसे ही मिलती है। भैया सी प्रसाद डबराल का मानना है कि 14 मई 1804 को हुआ, जबकि ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि 26 जून 1804 को हुआ। इस युद्ध में जो राजा प्रद्युम्न शाह थे उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त होते हैं खुड़बुड़ा के युद्ध में। प्रद्युम्न शाह का अल्पवयस्क पुत्र सुदर्शन शाह भाग करके हरिद्वार चला जाता है, अपनी जान बचाकर किसी तरीके से। राजा प्रद्युम्न शाह स्वयं बेचते हैं और वही सुदर्शन शाह गोरखाओं के इस आक्रमण से भली भांति परिचित था। सुदर्शन शाह को यह भी ज्ञात था कि गढ़वाल हमारा क्षेत्र है और उसके पिताजी की हत्या करके गोरखाओं ने 1804 में शासन पकड़ लिया था गढ़वाल का। 1804 से गढ़वाल में शासन कर रहे गोरखाओं को 1815 में आए अंग्रेजों ने इस क्षेत्र से भगा दिया, यानी उत्तराखंड अंग्रेजों के अधिकार में आ गया 1815 में। तो अब मैं कह सकता हूं कि इस समय आक्रमण हुआ अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने भी क्योंकि देहरादून पर ही आक्रमण किया गोरखाओं के खिलाफ, और देहरादून में खलंगा नाला पानी का युद्ध होता है। इस युद्ध में गोरखा अंग्रेजों से हार जाते हैं और 1815 में इस प्रकार अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है देहरादून के क्षेत्र तक। तो ये तो बात हुई भैया देहरादून में प्राचीन काल और मध्य काल में क्या क्या चीजें हमको जानने को मिलती हैं। इसके अलावा कालसी का अभिलेख वगैरह कुछ ऐतिहासिक तथ्य वगैरह और हैं जिनको हम जगहों के साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे, चाहे वो लाखा मंडल की जानकारी हो या कालसी की हो या किसी और ऐतिहासिक स्थल के बारे में खलंगा वगैरह की हो, तो उसको हम आगे आगे पढ़ते हुए चलेंगे। ये बहुत मतलब संक्षिप्त इतिहास मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कब किस किसने आक्रमण किया। देखा जाए तो 1654 में पहला आक्रमण खलीतुल्लाह खान ने किया, जो शाहजहां ने भेजा था, मुगल आक्रमण था। इसके बाद 1772 में गुज्जरों का आक्रमण हुआ देहरादून के क्षेत्र पर। 1783 में सिख नेता बघेल सिंह ने देहरादून पर आक्रमण किया। 1786 में नजीब-उद-दौला रोहेला ने आक्रमण किया। 1804 में गोरखाओं का आक्रमण हुआ और 1815 तक गोरखाओं का शासन रहा। अब बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल यानी अंग्रेजों के आगमन के बाद का जो इतिहास उत्तराखंड में रहा वो कैसा रहा। तो थोड़ा सा आधुनिक काल की जब हम बात करेंगे तो ये भी समझेंगे कि देहरादून जिला बना कैसे, कब देहरादून जिले का गठन हुआ। 1815 में अंग्रेज आए और 1817 में अंग्रेजों ने पहला कमाल कर दिया। पहला कमाल क्या किया अंग्रेजों ने कि 1817 के अंदर देहरादून जिले का गठन हो गया। अच्छा, देहरादून जिला 1817 में बन गया? जी बिल्कुल बन गया। देहरादून जिले का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1817 में, परंतु तब देहरादून मेरठ मंडल के अधीन एक जिला था। किसके अंतर्गत जिला बनाया गया देहरादून को? तो मेरठ मंडल के अंतर्गत एक जिला बनाया गया था 1817 में। यानी देहरादून एक स्वतंत्र जिला, एक पृथक जिला नहीं था, वो मेरठ मंडल के अधीन एक जिला था, मेरठ मंडल के अंतर्गत आने वाला जिला था। इसी 1817 को अगर आप उल्टा कर दोगे तो ये 1871 हो जाएगा, 1871 हो जाएगा। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि गुरुजी जब 1817 में देहरादून जिले का गठन हुआ तो वो मेरठ मंडल के अंदर गठन हुआ, एक स्वतंत्र जिला गठित नहीं हुआ था देहरादून। तो देहरादून स्वतंत्र जिला कब गठित हुआ? तो 17 को उल्टा कर देंगे हो जाएगा 71। ये ध्यान रखना कि देहरादून स्वतंत्र रूप से गठित हुआ था 1871 में। अब इस बीच में बहुत कुछ हुआ देहरादून के साथ, उसी इतिहास को हम थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। 1817 में गठन, 71 में स्वतंत्र रूप से जनपद के रूप में देहरादून अस्तित्व में आता है। बात को थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलना।
जानकारी मिलती है कि 1817 में जब गठन हो गया था तो 1825-26 के समय पे 1825-26 के समय पे कुमाऊं कमिश्नर थे ट्रेल के द्वारा देहरादून जिले को मेरठ मंडल से उठा करके कुमाऊं कमिश्नरी का हिस्सा बना दिया गया। ट्रेल कुमाऊं कमिश्नर थे और कुमाऊं एक नॉन रेगुलेटिंग प्रांत था। नॉन रेगुलेटिंग प्रांत यानी जहां वाइसराय के आदेश नहीं बल्कि वहां के कमिश्नर के आदेश चलते थे। तो ट्रेल ने 1825-26 में देहरादून को उठाया और कुमाऊं कमिश्नरी का हिस्सा बना दिया। वाह, देहरादून कुमाऊं कमिश्नरी का भी हिस्सा रहा। कब रहा था? 1825-26 में। यही देहरादून जिला आगे चल करके अगर हम देखेंगे तो ये जो देहरादून जिला है 1825-26 के बाद 1829 में इस देहरादून के साथ शामिल किया गया। देहरादून के साथ शामिल किया गया जौनसार और भाबर को। जौनसार भाबर को शामिल कर दिया गया और जौनसार भाबर को शामिल करके इसे पुनः शामिल कर दिया गया मेरठ मंडल में। देहरादून को दोबारा से मेरठ मंडल का हिस्सा कब बनाया गया? तो दोबारा से मेरठ मंडल का हिस्सा बनाया गया 1829 के अंतर्गत। तब देहरादून के साथ जौनसार भाबर को भी मिला दिया गया था। तो देहरादून पहले मेरठ मंडल में, फिर मेरठ मंडल में, बीच में कुमाऊं कमिश्नरी में। अभी इस बीच बहुत कुछ होगा। 1871 में पृथक जिला बनता है। तब तक क्या क्या होता है देखें तो 1867 के अंदर 1867 में 1867 के अंतर्गत देहरादून को नगर पालिका के रूप में गठित किया गया। अच्छा भाई, क्वेश्चन आएगा देहरादून नगर पालिका कब बनी? तो देहरादून नगर पालिका 1867 में बना दी गई, 1867 में बना दी गई। अच्छा, इसके बाद 1871 में 1871 में देहरादून एक पृथक जिला बना, एक अलग जिला बना, पृथक जिला इसको बना दिया गया। ठीक है जी, देहरादून पृथक जिला भी बना। तो यहाँ तक की बात थोड़ा ध्यान से समझना कि 1817 में देहरादून का गठन हुआ था मेरठ मंडल के अधीन। 71 में देहरादून स्वतंत्र रूप से एक जिला बना। 1825-26 में ट्रेल ने इसे कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया। 1829 में देहरादून के साथ जौनसार भाबर को शामिल किया गया और वापस इसे मेरठ मंडल में डाल दिया। 1867 में देहरादून को नगर पालिका बनाया गया। 1871 में जैसा मैंने ऊपर बताया कि देहरादून एक पृथक जिला बना। फिर ये देहरादून जिला लंबे समय तक मेरठ मंडल का हिस्सा रहा, सहारनपुर के साथ एक जिला बना रहा। और इसी देहरादून जिले के अंदर हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि हेमवंती नंदन बहुगुणा के प्रयासों से ये जो देहरादून जिला आज हम लोग देख रहे हैं, तो एक व्यक्ति हैं हेमवंती नंदन बहुगुणा, हमारे राज्य में बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनके बारे में कभी चर्चा करेंगे। हेमवंती नंदन बहुगुणा, हेमवंती नंदन बहुगुणा के द्वारा इस देहरादून जिले को 4 जून 1975 को 4 जून 1975 को शामिल कर दिया गया गढ़वाल मंडल में। तो देहरादून को गढ़वाल मंडल का हिस्सा कब बनाया गया, इस बात का भी ध्यान रखना है कि 4 जून 1975 को देहरादून गढ़वाल मंडल का हिस्सा बनाया जा चुका था। ये था देहरादून का पूरा इतिहास शुरू से लेकर के और उसके गढ़वाल मंडल में आने तक की कहानी का। 4 जून 1975 को जब देहरादून एक गढ़वाल मंडल के अंतर्गत शामिल हुआ तो तब आपको पता होगा कि उत्तराखंड एक अलग राज्य नहीं था, वो उत्तर प्रदेश के अंदर एक राज्य था, एक पहाड़ी क्षेत्र, एक मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के अंदर एक संयुक्त क्षेत्र था। तो उत्तराखंड अस्तित्व में 9 नवंबर सन 2000 को आता है और 4 जून 1975 को देहरादून आ गया गढ़वाल मंडल में। गढ़वाल मंडल में आने के बाद 9 दिसंबर 1998 को 9 दिसंबर 1998 को देहरादून को बनाया गया नगर निगम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि देहरादून को नगर निगम का कब दर्जा दिया गया, तो देहरादून को नगर निगम का दर्जा दिया गया 9 दिसंबर 1998 यानी 1998 को। हालांकि जब देहरादून को नगर निगम का दर्जा मिला तो तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के अधीन एक क्षेत्र था, अलग राज्य नहीं था। बाद में 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। 9 नवंबर सन 2000 को
उत्तराखंड एक अलग राज्य बना और देहरादून उत्तराखंड का एक हिस्सा था ही, 1975 से उत्तराखंड में था ही। तो उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ के प्रशासन के अनुसार 2003 में देहरादून नगर निगम का पुनर्गठन किया गया, यानी जो देहरादून का नगर निगम 9 दिसंबर 1998 को बना था, परंतु यूपी के अधीन बना था। उत्तराखंड बनने के बाद इस देहरादून नगर निगम का पुनर्गठन कब कर दिया गया? तो 2003 में कर दिया गया देहरादून जिले का, देहरादून नगर निगम का पुनर्गठन। ये है देहरादून का इतिहास। अब इस इतिहास के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देहरादून के बारे में। सबसे पहली बात, हम लोग जानते हैं कि इतनी उठापटक के बाद देहरादून जिला बना, और आज के समय अगर हम देखें तो राज्य बनने के बाद की परिस्थिति ये है कि उत्तराखंड में वर्तमान समय में 9 सैनिक छावनियां हैं। सैनिक छावनियों की संख्या देखें तो राज्य में 9 सैनिक छावनियां हैं। सैनिक छावनी बोले तो कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया है, सेना के क्षेत्र हैं। जिन 9 सैनिक छावनियों में से अकेले 4 सैनिक छावनियां केवल और केवल देहरादून जिले के अंतर्गत हैं। इन 4 सैनिक छावनियों की स्थापना और इनके नाम आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले सैनिक छावनी में नाम आता है चक्राता का। चक्राता देहरादून का जौनसार भाबर का एक क्षेत्र है, ये एक सैनिक छावनी है। दूसरा, इसी के अंदर एक नाम आता है क्लेमेंट टाउन का। क्लेमेंट टाउन के बाद नाम आता है गढ़ी कैंट का। गढ़ी कैंट के अलावा देहरादून के अंदर सैनिक छावनी गढ़ी कैंट, कैंट एरिया जो है गढ़ी कैंट ये है, और एक चौथा क्षेत्र मसूरी। तो राज्य में सैनिक छावनियां टोटल 9, और 9 में से 4 सैनिक छावनियां कौन सी जगह हैं? देहरादून में है। 9 में से 4 सैनिक छावनियां कौन कौन सी देहरादून में है? सबसे पहले मैंने बताया चक्राता, दूसरी सैनिक छावनी मैंने बताया यहाँ पे क्लेमेंट टाउन, तीसरी सैनिक छावनी है गढ़ी कैंट, और चौथी सैनिक छावनी हमारे पास जो है वो है मसूरी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मसूरी जो सैनिक छावनी है इसका गठन हुआ था 1823 में। मसूरी में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? तो 1823 के अंतर्गत मसूरी में सैनिक छावनी की स्थापना हुई। अच्छा, चक्राता सैनिक छावनी की स्थापना 1866 या 1869 कहीं जगह लिखा मिलेगा हमको, लेकिन अगर पेपर में दोनों ऑप्शन हो 66 भी और 69 भी, तो आप कहेंगे कि 69 के अंतर्गत जो है वो चक्राता छावनी की स्थापना हुई, लेकिन 1866 भी दे देता है, इसलिए मैं यहाँ दोनों तिथियाँ लिख दे रहा हूँ, 66 भी और 69 भी, ये 2 तिथियाँ हमारे पास हैं। क्लेमेंट टाउन सैनिक छावनी की स्थापना आपके पास बोलेगा तो ये हुई थी 1941 में, और एक सैनिक छावनी जो मैंने यहाँ पे बताया गढ़ी कैंट, इसकी स्थापना हुई थी 1913 के अंतर्गत। तो राज्य की कितनी सैनिक छावनियां हो गई टोटल? 9 सैनिक छावनियां, और उनमें से 4 कहाँ हैं? देहरादून में। कौन कौन? चक्राता, क्लेमेंट टाउन, गढ़ी कैंट और मसूरी। चक्राता सैनिक छावनी की स्थापना 1866 से 69 के बीच, क्लेमेंट टाउन सैनिक छावनी 1941 में, गढ़ी कैंट सैनिक छावनी 1913 में, और मसूरी सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1823 के अंतर्गत। 1823 में मसूरी सैनिक छावनी की स्थापना हो जाती है। देहरादून के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र, एक शहर जो है वो ऋषिकेश भी है, और आप जानते हैं कि ऋषिकेश 3 जिलों में फैला हुआ है। वो पौड़ी, टिहरी और देहरादून के अंतर्गत विस्तृत है, जिसमें से अगर हम मेन बात करें तो ऋषिकेश भी एक नगर निगम क्षेत्र है। आपको विदित होगा कि ऋषिकेश को नगर निगम वर्ष 2017 के अंतर्गत बनाया गया। तो ये हुआ देहरादून का आधुनिक इतिहास और देहरादून का मध्यकालीन एवं प्राचीन इतिहास। उम्मीद है आज इतिहास का जो तथ्य हमने कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसकी सीमाओं की, इसके क्षेत्रफल की अच्छे से जानकारी हुई होगी। तो कोई भी चीज़ यहाँ से छोड़ने वाले नहीं है।
आगे आगे सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। तो हर हर महादेव बोल करके अच्छे से पढ़िए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। इसी के साथ धन्यवाद।